नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जल्दी से सभी लोग फटाफट आ जाइए लाइव और शेयर करना भी बिल्कुल भूलिएगा नहीं, ठीक ना। तो आज एक महत्वपूर्ण शानदार प्रश्नों की श्रृंखला होगी। उस श्रृंखला में हम सब देखेंगे कि किस तरह से आपको टेट, सुपर टेट और ये मुख्यतया सुपर टेट और अन्य सभी एग्जामों के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट श्रृंखला है। आप इसे पढ़ सकते हैं, कोई भी विद्यार्थी यूट्यूब पर आप इसे देख सकते हैं। ये आपसे वादा है कि इसके बाहर प्रश्न नहीं आते। इतना बाकी पढ़ना आपका काम है, सीखना आपका काम है, बताना मेरा काम है। ये आप नोट किए रहिए कि इसके बाहर प्रश्न परीक्षाओं में नहीं पूछे गए हैं, ना पूछे गए हैं, ना पूछे जाएंगे। ये आप सबसे आशा भरी, उम्मीद भरी एक आशा की किरण देखकर उम्मीद किया जा सकता है कि इसके बाहर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो आइए हम सब बिना देरी किए, साथ में आप देख रहे होंगे कीवर्ड के रूप में आप सबके सामने होगा कि सरहुल त्योहार महोत्सव कहाँ मनाया गया। झारखंड में मनाया गया है, ठीक ना। चूँकि ये संथालों के द्वारा, हो के द्वारा, आपको मुंडाओं के द्वारा यानी आदिवासियों द्वारा ये आपको मनाया जाने वाला त्यौहार है। और खासकर इसमें जो है कि सरहुल में आपको चावल से बने कुछ भोज्य पदार्थ आइटम जो है इनके द्वारा मनाया जाता है, ठीक ना। रक्त और लौह की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? बलबन के द्वारा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? सबको पता है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। रसायन शास्त्र के जनक किसे कहते हैं? लेवोजियर को रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। तो ये इस तरह के प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं और इसके बाहर कभी पूछे नहीं जाएंगे। तो आइए हम एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की शानदार श्रृंखला को देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न आप सबके परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। ये रहा आपके सामने पहला ही प्रश्न कि भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? होता है पूछ लिया है। यदि इस वर्ष का पूछेगा तो इस वर्ष 2000 आपको जो है कि 22 में 21-22 के आंकड़ों के अनुसार गेहूं के उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर आ गया है। यूट्यूब पे दिखाना चालू कर दिया है, लेकिन यहाँ के प्रश्न के अनुसार किस राज्य में? तो गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत में पहले स्थान पर है। कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश जो है ये पहले स्थान पर आपको उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे मध्य प्रदेश है, एमपी है, तीसरे पे पंजाब है और चौथे पे हरियाणा राज्य जो है ये आपको क्रमशः पहले, दूसरे, तीसरे पर आपको आता है। लेकिन प्रति हेक्टेयर के उत्पादन में, प्रति हेक्टेयर, ठीक ना, प्रति हेक्टेयर के उत्पादन में पंजाब जो है प्रथम स्थान पर है, ठीक। और जो हरियाणा है ये दूसरे स्थान पर प्रति हेक्टेयर आपको गेहूं के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ष 1913 में से 1914 की अवधि में कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिले? 7, 9, 6 या इनमें उपयुक्त में से कोई नहीं। तब बताइएगा कि 1913 से लेकर, और यहाँ पे आप जो है 2022 कर लो, ये 14 दिया है, 2022 तक आप कर लो कि अवधि में कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला। तो बताइएगा कि इस अवधि में कुल आपको 10 भारतीयों को, कितने? 10 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक। जो प्रथम नोबेल पुरस्कार यानी नोबेल पुरस्कार आपको किसे दिया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय थे, नाथ टैगोर को। और एशिया का भी प्रथम नोबेल पुरस्कार इन्हें प्राप्त है। एशिया का भी 1913 ईस्वी में गीतांजलि पुस्तक के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और यानी 2000
आपको 19-20 में कह सकते हैं 2019 ईस्वी में अभिजीत बनर्जी 2019 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो अभिजीत बनर्जी। ये भारतीय मूल के अमेरिकी है और इन्हें किस क्षेत्र में मिला है? तो इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। और इन्हें किस क्षेत्र में मिला था? तो साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है ना, साहित्य के क्षेत्र में आपको इन्हें दिया गया था, जबकि आपको जो है अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये भारतीय मूल के अमेरिकी माने जाते हैं, अभिजीत बनर्जी। नेक्स्ट देखिए, सही जोड़ों का मिलान करिए। अंतरराष्ट्रीय खाद्यान्न दिवस, राष्ट्रीय समुद्री दिवस, अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस और विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ये आपको चौथे का ए 7 आपको जो है अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ये सबको पता है। और ये गलती आप सब बिल्कुल सही तरीके से करिएगा, ठीक है ना। विश्व स्वास्थ्य दिवस कितनी तारीख को? तो 7 तारीख को मनाया जाता है। तो चौथे का आपको जो है ये ए, चौथे का ये। राष्ट्रीय खाद्यान्न दिवस कितने तारीख को? तो 4 अप्रैल को राष्ट्रीय खाद्यान्न दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस यदि बात की जाए तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 तारीख को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस 6 तारीख को। तो इस तरह से आप देखोगे तो आपको पहले का बे, दूसरे का से, तीसरे का डे और चौथे का ए। तो इस तरह आपके प्रश्नों के सही मिलान जो है ये क्या हुआ? तो आपको 4 माना जाएगा। ये बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देख भाई, हाल ही में प्रकृति हरित पहल के शुभारंभ की घोषणा, यानी प्रकृति के नाम से हरित पहल की घोषणा किसने किया? भूपेंद्र यादव ने, नरेंद्र सिंह तोमर ने, गिरिराज सिंह ने या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? तो बताइएगा कि इसके शुरुआत भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? भूपेंद्र यादव के द्वारा जो है यह 13 नए जिलों के उद्घाटन के साथ 4 अप्रैल 1922 ईस्वी को, कितने तारीख को? 4 अप्रैल 1922 ईस्वी को, 2022 1922 बोल रहे हैं, 2022 ईस्वी को प्रकृति हरित पहल की शुरुआत आपको किया जाता है, ठीक ना। और ये क्या है? तो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री है। क्या है? तो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री, ठीक ना, जलवायु मंत्री के रूप में आपको भूपेंद्र यादव जी हैं और इन्हीं के द्वारा प्रकृति हरित पहल की शुरुआत की जाती है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 13 नए जिलों का उद्घाटन करने की घोषणा किया जाता है? ये तेलंगाना द्वारा, आंध्र प्रदेश द्वारा, तमिलनाडु द्वारा या पंजाब राज्य द्वारा? तब ये प्रश्न आप बताइएगा कि ये हाल ही में किस राज्य द्वारा 13 नए जिलों का उद्घाटन किया गया? तो बताइएगा कि आंध्र प्रदेश के द्वारा। आपको आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन रेड्डी साहब ने 4 अप्रैल 1922 ईस्वी को इसके घोषणा की। कितने तारीख को? 4 अप्रैल 2022 ईस्वी को इसकी घोषणा की। और इसके साथ ही अब जो है आंध्र प्रदेश में जिला कितने हो जाएंगे? तो 13 पहले से थे और 13 नए जिले, यानी 26 जिले जो है ये आपको माने जाएंगे। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो राजधानी इसके अमरावती, याद होगा, अमरावती आंध्र प्रदेश के राजनीतिक राजधानी बन रही है।
ये बातें भी आप लोग याद रखे रहिएगा। यहाँ के मुख्यमंत्री किसने घोषणा की थी? तो मुख्यमंत्री वाई जगन रेड्डी के द्वारा, आपको वाई जगन रेड्डी, ठीक ना, जगन रेड्डी के द्वारा यह शुरुआत की जाती है। और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि छोटे छोटे जिलों को डिवाइड कर देने के बाद प्रशासनिक रूप से काम करने में कई परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसीलिए जिलों का गठन किया जाता है जब किसी जिले की जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है और साथ साथ सुव्यवस्थित तरीके से प्रशासनिक इकाइयां काम नहीं करती हैं, तो ऐसी स्थिति में जिलों का गठन करना मजबूरी बन जाती है। नेक्स्ट देखिए, अभी ऑर्डर करें, हाल ही में आपको जो है वीडियो के शानदार किताबें मिलेंगी और इसके साथ साथ फ्री टेक्स्ट बुक भी आप सबके लिए उपलब्ध है। तो ये दोनों काम आप कर सकते हैं और आपके सुनहरे भविष्य के लिए काफी लाभदायक सिद्ध भी होगा। ये आप सबसे वादा है, ये आप सबसे एकदम जबरदस्त तरीके से इसे जरूर करिएगा, ठीक ना। आजादी के बाद पहली बार किस देश की यात्रा भारतीय राष्ट्रपति ने की है? उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, नीदरलैंड या आपको जो है ग्रीस। तो हाल फिलहाल में ही भारत के राष्ट्रपति महोदय जो हैं ये पहली बार तुर्कमेनिस्तान के यात्रा की, यानी तुर्कमेनिस्तान के यात्रा आपको हाल ही फिलहाल में भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा आपको की जाती है, ठीक ना। तुर्कमेनिस्तान जो है मध्य एशिया का शानदार देश, इस्लामिक राष्ट्र है। इसकी राजधानी अशगाबाद है, ठीक ना, अशगाबाद, इसकी राजधानी अशगाबाद आपको तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। और यहाँ के मुद्रा जो है मनात यहाँ के मुद्रा तुर्कमेनिस्तान के आपको है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में सरहुल महोत्सव 2022 आपको जो है मनाया गया? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा या मध्य प्रदेश? तो छत्तीसगढ़ के में नहीं बल्कि झारखंड के आदिवासियों द्वारा, ये आपको आदिवासियों द्वारा ये मनाया जाता है, आदिवासियों द्वारा, ठीक ना। आदिवासी जो है वहां के, उन्हीं के द्वारा सरहुल त्योहार जो है ये मनाया जाता है। और इस त्योहार को जो है ये भी आपको कितने तारीख को? तो 4 अप्रैल 2022 ईस्वी को ही आपको जो है मनाया गया है, अप्रैल 2022 ईस्वी को। ये मुख्य रूप से झारखंड के एक उरांव जनजाति है, ठीक ना, उरांव, संथाल, एक मिनट, संथाल, मुंडा, हो, ये सभी जनजातियों के द्वारा आपको जो है सरहुल त्योहार मनाया जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, के बिरला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती सम्मान 2021 किसे सम्मानित किया गया? नारायण प्रधान को, दया प्रकाश सिन्हा को, रामदरस मिश्रा को या हिमांशु वाजपेयी को? तो रामदरस मिश्रा जी को आपको के बिरला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती सम्मान दिया गया। वैसे आप सबको बता दें, पहला सरस्वती सम्मान जो है हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था, ठीक ना। हरिवंश राय बच्चन को पहला सरस्वती सम्मान आपको दिया गया था। और सरस्वती सम्मान के यदि बात की जाए शुरुआत इसके, तो सरस्वती सम्मान के शुरुआत 1991 ईस्वी में आपको इसके शुरुआत हुई थी, शुरुआत, ठीक ना। और प्रथम पुरस्कार जो है, प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया था? तो पुरस्कार हरिवंश राय बच्चन को। किसके लिए? तो उनके आत्मकथा के लिए, आत्मकथा
नामक उनके एक रचना थी, उनके आत्मकथा के लिए हरवंश राय बच्चन को दिया गया और इस पुरस्कार के तहत 15 लाख रुपए, कितना दिया जाता है, 15 लाख रुपए आपको पुरस्कार के तौर पर दिया जाता है। पुरस्कार राशि जो है 15 लाख रुपए आपको है। ये महत्वपूर्ण बातें। तो रामदरस मिश्र को इस बार का के बिरला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती पुरस्कार से नवाजा गया। नेक्स्ट, अगले प्रश्न के ओर चलते। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांतिकारी योजना, ठीक ना, की शुरुआत की गई? कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा या मध्य प्रदेश के द्वारा? तब आप इस प्रश्न का जवाब बताइएगा कि आपको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आपको मामा साहब जो है, ठीक ना, ये चौहान जी के द्वारा यह पुरस्कार की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री उद्यमी पुरस्कार योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। ठीक, ये बातें आप सब याद रखे रहिएगा। इस योजना के तहत स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए यह योजना आपको शुरू किया गया है। एनटीपीसी ने किसके साथ मिलकर ग्रीन हाइड्रोजन आपको को-पाइप्ड प्राकृतिक गैस में मिलाने पर समझौता किया है? टीपीडीएल में, सीएनजी के साथ, जीजीएल के साथ या ओएनजीसी के साथ? तो एनटीपीसी जो है ये जीजीएल का मतलब गुजरात गैस लिमिटेड, इसका पूरा नाम है। जीजीएल का मतलब है गुजरात गैस लिमिटेड, ये याद रखे रहिएगा, ठीक ना। गुजरात गैस लिमिटेड के साथ आपको एलटीडी के साथ मिलकर एनटीपीसी ने ये समझौता आपको किया है। इसके साथ साथ ही गुजरात गैस जो लिमिटेड है ये आपको भारत की सबसे बड़ी जो है ये आपको सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली इसी के पास है, ठीक ना। भारत के सबसे बड़े सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली आपको जो है प्रणाली इसी के पास है, ये याद किए रहिए। यही प्रश्न आप सबसे आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं और उम्मीद करता हूं कि पूछे जाएंगे भी, ठीक ना। क्योंकि हर एक एग्जाम में जो हम सब प्रश्नों का कलेक्शन लेते हैं ये बड़ा ही शानदार प्रश्न के कलेक्शन रहते हैं, आप सबको ये बड़ा ही फायदेमंद भी होगा। नेक्स्ट देखिए, आइए अगले प्रश्न के ओर चलते हैं हम सब। अगला प्रश्न, भारत की कौन कौन सी आईआईटी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आपको जो है शीर्ष 100 में शामिल हुई है? तो इसमें भारत के 2 संस्थान ऐसे हैं जो शामिल हुए हैं। एक आपको जो है आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर और आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी रुड़की या आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे। इनमें से कौन सा होगा? तब बताइएगा कि 11वें क्वेश्चन का जवाब जो होगा वो आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली, ये 2 संस्थान ऐसे हैं जो 100 में आपको शामिल हुए हैं। इसमें आपको बता दें आईआईटी बॉम्बे का स्थान जो है ये 65वें स्थान पर है, वहीं आईआईटी दिल्ली का स्थान जो है बच्चा ये 72वां स्थान है। यदि कहा जाए कि विश्व में आपको जो इतिहास या ऐसे समझिए कि उसको क्या बोलते हैं, नाम है कला और मानविकी में, कला, ठीक ना, कला एवं मानविकी विषय अगर देखा जाए तो विषय में विश्व में पहले स्थान पर आज भी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जो है
ऑक्सफोर्ड ये पहले स्थान पर है। ऑक्सफोर्ड कहाँ है? तो यूके यूनाइटेड किंगडम में है। जबकि आईटी सेक्टर में यानी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी में आपको पहले स्थान पर कौन है? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड जो है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो यूएसए में है, ये आपको पहले स्थान पर विराजमान है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आपको मैनेजमेंट में भी विश्व में पहले स्थान पर है। तो ये बातें आप बता सकते हैं, ये सबका अलग अलग सूची है, लेकिन पहले स्थान पर ऑक्सफोर्ड है। चलिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए है। एक तरफ आपको मंदिर है और दूसरे तरफ राज्य को दिया गया है, ठीक ना। तो बृहदेश्वर मंदिर ये आपको तंजावुर में तमिलनाडु में है। एलोरा की गुफा आपको जो है औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। हम्पी जो है ये कर्नाटक में है। महाबोधि जो है ये बिहार में है। तो पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, दूसरा और चौथा 3 1 2 4 3 1 2 4 ऑप्शन संख्या 4 इज योर राइट आंसर। चौथा का चौथा विकल्प आपको जो है 12वें का चौथा विकल्प बिल्कुल सही है, ठीक ना, ये याद रखे रहिए। चरकुला नृत्य संबंधित है कहां से? गुजरात से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से या बिहार से। ये चरकुला नृत्य जो है ये बहुत फेमस है। वीवीआई प्रश्न कर लेना, वीवीआई प्रश्न, ठीक ना। और ये चरकुला नृत्य जो है ये उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल, खासकर मथुरा जो है, ब्रजमंडल या मथुरा के क्षेत्र में चरकुला नृत्य जो है ये किया जाता है। तो यह किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश में। रामलीला, रासलीला, ये सब नृत्य जो है, ये छपेले, ये सारे नृत्य उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है। वैसे बिहार में विदेशिया बड़ा ही प्रसिद्ध नृत्य है। तो ये चरकुला जो है ये आपको यहां से है। नेक्स्ट देखिए, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति को अपनाए थे? तो नीले पानी की नीति जिसे हम ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक ना, ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जानते हैं, या इसे ही शांत जल की नीति कहते हैं। और ये आपको पुर्तगाली गवर्नर जो था इसका नाम क्या था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक ना, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा यह आपको नीति अपनाई जाती है। ये महत्वपूर्ण बातें आप लोग याद रखे रहिएगा। और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का कार्यकाल की बात की जाए तो इसका कार्यकाल जो है गवर्नर कब से कब तक रहा? तो 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक यह गवर्नर के रूप में काम किया। 1505 से 1509 तक इसने गवर्नर के रूप में काम किया। इसके बाद आपको अब फ्रांसिस्को डे अल्बुकर्क आता है और वास्तविक रूप से पुर्तगाली शक्ति की स्थापना अल्बुकर्क के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है एवं निष्पादित करता है। यदि कंप्यूटर के द्वारा पढ़ी गई भाषा और समझी गई भाषा को क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग भाषा होती है, मशीन भाषा होती है, गुप्त प्रचलन भाषा होती है, या इनमें से कोई नहीं होती है। तब आप सब इस प्रश्न का जवाब क्या देंगे? तो कंप्यूटर के द्वारा जो हमेशा आपको जो है मशीनी भाषा को कंप्यूटर समझता है, यानी मैकेनिकल लैंग्वेज को कंप्यूटर हमेशा समझता है। मशीनी भाषा को कंप्यूटर के द्वारा समझा जाता है। ये सब प्रश्न, चूंकि कंप्यूटर आजकल हर एक परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आप सब भी ऐसी गलतियां बिल्कुल नहीं करिएगा। कुछ सामान्य बेसिक जानकारियां, चूंकि आज के समय में एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कहीं न कहीं अपने सब्जेक्ट के साथ साथ अदर विषयों पर भी थोड़ी बहुत पकड़ होनी चाहिए। यही सफलता का एक महत्वपूर्ण राज माना जाता है। चलिए
नेक्स्ट अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। ये यूपी ट्रिपल एस से वीडियो ग्राम विकास अधिकारी हमारी संस्था के द्वारा एकदम जबरदस्त तरीके से इसे पढ़ाया गया है। इसमें 600 आवर से अधिक वीडियो क्लास है, फ्री टेस्ट सीरीज है, स्मार्ट पीडीएफ मटेरियल है, ऑफलाइन डाउनलोड करने की सुविधा है। उसके साथ साथ हमारी संस्था जो है टेट और सुपर टेट से संबंधित वे वीडियो शानदार तरीके से संचालित कर रही है। आप सुपर टेट का क्लास पढ़ भी रहे, देख भी रहे होंगे कि पर डे किस तरह के प्रश्नों को आप सबको पढ़ाया जा रहा है, आप सब किस तरह के प्रश्न जो है पढ़ रहे हैं, ये आपको स्टैंडर्ड भी पता चल रहा होगा। अन्य जगहों से आप स्टैंडर्ड कभी भी मैचिंग कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा कि आपको किस तरह के प्रश्न पढ़ाए जा रहे हैं और व्याख्याएं किस तरह की हो रही हैं। आप संख्या में भले ही कम हो, लेकिन मैं आपको चैलेंज करता हूं कि यदि जो बच्चे रोज क्लास देखते हैं उन्हें कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। ये मेरा आपसे वादा है, ये बड़बोलापन नहीं, ये एकदम पक्का बात बता रहा हूं, ठीक ना। निम्न में से किसको कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है? तो कैल्कोलिथिक युग जो था ये सिंधु घाटी सभ्यता के बाद से पहले के समय को कैल्कोलिथिक युग भी कहते हैं, कुछ जगहों पर बाद के समय को, चूंकि इसे ताम्र पाषाणिक युग के नाम से भी जानते हैं। साथ साथ ही इसको चारकोलिथिक युग के नाम से भी आपको जाना जाता है। ये चारकोलिथिक युग अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जानी जाती है। जैसे कहीं पे आपको इसे बनास संस्कृति कहते हैं, कहीं पे इसे इनाम गांव संस्कृति कहते हैं, जिसे हम जरबो संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, कहीं पे कायथा संस्कृति कहते हैं। तो इसके विभिन्न विभिन्न नाम हैं और उन नामों से इस संस्कृति को जाना जाता है। चूंकि इस काल में पत्थर के साथ, ठीक ना, पत्थर के साथ जो है, पत्थर के साथ तांबे के अस्त्रों का प्रयोग किया गया, तांबे के औजार, ठीक ना, तांबे के औजार प्राप्त किए गए, औजार बनाए गए। इस कारण इसे ताम्र पाषाणिक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देख भाई, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ये न्यूटन ने नहीं बताया, ये डाल्टन ने नहीं बताया, ये कोपरनिकस ने नहीं, ये कोपरनिकस के द्वारा बताया जाता है। और कोपरनिकस कहते हैं कि पृथ्वी जो है ये सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। ऐसी बातें कोपरनिकस के द्वारा पुनर्जागरण काल में 1553 ईस्वी में 43 ईस्वी में ये बातें बताई जाती है कोपरनिकस के द्वारा। साथ ही साथ यदि बात किया जाए तो यह बात सर्वप्रथम किसने बताई थी? तो सर्वप्रथम आर्यभट्ट का नाम सुने होंगे। आर्यभट्ट ने आपको जो है 4वीं शताब्दी में ही बता दिया था, 4वीं शताब्दी में, ठीक ना, ये शताब्दी में बता दिए थे। आर्यभट्ट जो है आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ में आपको जो है और सूर्य शतक इन्हीं के द्वारा लिखा जाता है। तो ये आर्यभट्टियम में इन्होंने बताया था। ये आर्यभट्ट जो है गुप्त काल के माने जाते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ये समकालीन कहे जाते हैं। आर्यभट्ट का जन्म जो था ये पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक ना। तो ये सारी बातें आर्यभट्ट से भेद चीजें आप जान लीजिए कि सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने बताया था कि सूर्य स्थित है और पृथ्वी उसके चारों ओर परिक्रमा कर रही है। समझ लीजिए, ये कब बताते हैं? तो 1500 में। और ये कब बताते हैं? तो 4वीं शताब्दी में। यानी हमारा संस्कृति कितना आगे था ये जरा आप सोचिए, अंदाजा लगाइए। सनातनी संस्कृति हमेशा से आपको जो है बहुत आगे रही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हमारे आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है?
ये एक आध दिन मैंने शायद 10 बजे के क्लास में भी इस प्रश्न को पढ़ाया था। चूंकि आपसे पृथ्वी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानना है, भूगोल सुपर टेट में सबसे अधिक मात्रा में यदि कोई से है तो पर्यावरण भूगोल है। तो इसे हम 25 करोड़ वर्ष में सूर्य जो है ये पूरे आकाश गंगा के परिक्रमा करती है, अपने आकाश गंगा की, जिसे हम दुग्ध, हमारे आकाश गंगा को दुग्ध मेखला के नाम से जाना जाता है या मिल्की वे के नाम से जाना जाता है। ये 25 करोड़ वर्ष जो होता है इसे ही ब्रह्मांड वर्ष भी कहा जाता है, ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मिक ईयर के नाम से भी इसे जानते हैं ये। और सूर्य 25 करोड़ वर्ष में हमारे आकाश गंगा के परिक्रमा को पूरा करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर देखिए। ये भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, बिल्कुल सही है। और ऐसे देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान जो है, भारत का स्थान विश्व में 7वां नंबर पे है, ठीक ना, 7वें नंबर पे भारत है। लेकिन बात की जाए जनसंख्या की दृष्टि से तो संपूर्ण मानव जाति के लगभग 17% आबादी यानी 16.5% से अधिक आबादी जो है ये विश्व के निवास करती है भारत में। और जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या के दृष्टि से चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है, ठीक ना, सेकेंड स्थान। ठीक, ये जनसंख्या में आपको भारत का स्थान दूसरा है, ये बातें याद कर लीजिए, आप सबके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाएगा। जनसंख्या में आपको दूसरे स्थान पर है। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो संघ सूची में 97 विषय है और वर्तमान में 100 विषय है। जबकि राज्य सूची की बात की जाए तो राज्य सूची में 66 प्रविष्टियां थी और समवर्ती सूची में आपको 47 थी, लेकिन वर्तमान में राज्य सूची में आपको 61 है। कितना है? 61 है। और आपको इसमें कितना है? तो 52 है। तो इस तरह से ये वर्तमान की भी सूची आप याद रख लीजिए, 66, 52, 61, 52 और 100। ठीक, तो ये आपको जो है ये संघ सूची, वहां गड़बड़ाइएगा नहीं। और ये आपको जो है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, ठीक ना। और ये राज्य सूची, राज्य सूची में ये वर्तमान के स्थिति है। ठीक, तो ये इस तरह से ए सी बी आपको जहां मिलेगा, ए सी बी, ऑप्शन संख्या 2 इज योर राइट आंसर होगा। 2 बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। ये राजस्व लेखपाल हमारी संस्था की ओर से शानदार बैच, आप इसे परचेज कर सकते हैं और आपके सुनहरे भविष्य में ये सहायक भी होगा। एक बात और आप सबसे बता दें, हमारे यहाँ मंडे से क्रैश कोर्स शुरू होगा और आप क्रैश कोर्स को जरूर पढ़िए और उसमें बहुत कुछ बातें आप सबके लिए दी गई हैं, बताई गई हैं। आपके सुनहरे भविष्य के लिए इतना जरूर ध्यान दीजिएगा कि ये आपके भविष्य के लिए बड़ा फायदेमंद है। एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? तो 1-2 आपको पूछता है। आवृत्ति, एंगस्ट्रॉम जो है ये तरंग दैर्घ्य की इकाई मानी जाती है। ऊर्जा की इकाई जूल है। आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज है, ठीक ना, HZ है। और वेग की मीटर प्रति सेकेंड, ठीक ना, मीटर प्रति सेकेंड आपको वेग की इकाई मानी जाती है। नेक्स्ट देखिए, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक आपको जो है रसायन शास्त्र का जनक रदरफोर्ड को, आइंस्टीन को, लेवोजियर को या सीवी रमन को। तो सीवी रमन तो पहले भारतीय हैं जिन्हें नोबेल साहित्य, आपको नोबेल पुरस्कार दिया गया, भौतिक का नोबेल पुरस्कार इन्हें प्राप्त किया गया।
और इनके द्वारा इन्हीं के जन्मदिन पर भारत में वैज्ञानिक जो है कि दिवस मनाया जाता है, विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये लेजोवियर जो है ये रसायन शास्त्र के जनक माने जाते। यदि बात की जाए भौतिक शास्त्र का जनक तो न्यूटन को भौतिक शास्त्र का जनक कहते हैं। अर्थशास्त्र का जनक तो एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक है। इतिहास के जनक तो हेरोडोटस को इतिहास का जनक बोलते हैं। जीव एवं जंतु विज्ञान का जनक तो अरस्तु को कहते हैं। वनस्पति विज्ञान का थियोफ्रेक्टस को कहते हैं। आपको जो है कि अन्य कई चिकित्सा से संबंधित महत्वपूर्ण बातें आप सब याद रखे रहिएगा, लेकिन ये सब चीजें जनक के विषय में जरूर से जानिए। ये छोटे मगर मोटे प्रश्न हैं, ठीक ना, और ये कभी भी आपको क्विट करा सकते हैं एग्जाम से, कब बाहर कर देंगे एक चूके कि आप गए बाहर, ठीक ना, क्योंकि कंपटीशन बहुत जबरदस्त है। देखिए पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखा गया है? लिनियस के द्वारा, लैमार्क के द्वारा, मेंडल के द्वारा या डार्विन के द्वारा? तो ये डार्विन के द्वारा, जो कि डार्विनवाद के जनक कहे जाते हैं, या मानव के या जीवों के विकास के संदर्भ में आपको पहले जानकारी जो है चार्ल्स डार्विन के द्वारा ही दिया जाता है। इसके बाद लैमार्क महोदय आते हैं और लैमार्क के द्वारा भी इसके विषय में बताया जाता है। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन जो है ये मेटाबॉलिज्म का काम करता है और ये वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का या न्यूक्लिक अम्ल का, तो कार्बोहाइड्रेट का इंसुलिन जो है ये आपको मेटाबॉलिज्म का काम किया करता है, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम सब अगले आपको प्रश्न के ओर चलते हैं। ये प्रश्न है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया? तो डचों के द्वारा पटना में अपनी फैक्ट्री 1632 ईस्वी में डचों के द्वारा पहली फैक्ट्री स्थापित किया जाता है, ठीक ना। डचों ने पहली फैक्ट्री 1632 ईस्वी में स्थापित किया, जबकि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ होती है? तो ये आपको जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ये 20 मार्च 1602 ईस्वी को ये इसके स्थापना कब होती है? तो 20 मार्च 1602 ईस्वी को ये आपको होती है। डच का मतलब है हॉलैंड, या डचों की राजधानी डच किसे कहा गया है? तो हॉलैंड या नीदरलैंड, वर्तमान नाम इसका नीदरलैंड, ठीक ना। इसकी वर्तमान राजधानी एम्स्टर्डम है, ठीक। तो पुरानी इसकी हेग थी, द हेग, जहां अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपको द हेग में है, और आपको अंतरराष्ट्रीय रूप से पर्यावरण संरक्षण का कार्यालय जो है ये एम्स्टर्डम में ही है, ठीक। तो ये बातें भी हॉलैंड या नीदरलैंड में आपको है। एनटीए नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट शानदार तरीके से हमारी संस्था के द्वारा पढ़ाया गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। ये 100 घंटे का आपको क्लास है, फ्री टेस्ट सीरीज है, स्मार्ट पीडीएफ मटेरियल है, ऑफलाइन डाउनलोड करने की भी सुविधा आपको दी गई है। साथ ही साथ यूपी पेट से संबंधित कोर्स भी हमारी संस्था की ओर से संचालित है, जिसमें 500 से अधिक वीडियो लेक्चर, रिवीजन बूस्टर पीडीएफ, क्विज विथ वीडियो सॉल्यूशन, डाउट सेशन, ये सबके सब कराए गए हैं, ठीक ना। ये सब कराए गए हैं, आप इसे परचेज कर सकते हैं।
एक बार और पुनः मैं बताना चाहता हूं कि सोमवार से आपको जो है क्रैश कोर्स 45 दिनों का शुरू है। आप सब उस क्रैश कोर्स को जरूर ज्वाइन करिए। 45 दिन समय कैसे बीतेगा आपको पता नहीं चलेगा। तब तक आपकी तैयारी भी बहुत स्ट्रांग हो चुकी रहेगी, ये आप सबसे वादा है। उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? कन्या शिक्षा से, शिशु स्वास्थ्य से, रसोई गैस एलपीजी से या विद्युतीकरण से? तो रसोई गैस एलपीजी से उज्ज्वला योजना आपको संबंधित है। उज्ज्वला योजना की बात की जाए तो यह योजना 1 मई 2016 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बलिया से शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश के बलिया जिला, ठीक ना, बलिया से इस योजना की शुरुआत की गई, ठीक ना। ये उज्ज्वला योजना बलिया से शुरुआत की गई थी और आपको जो है यह देश की बहुत बड़ी योजना है। इस योजना के तहत गरीब तबके के लोगों को मुफ्त में गैस सिलेंडर चूल्हा उपलब्ध कराया गया था, ठीक ना। तो ये बातें आप सबके लिए है। नेक्स्ट देखिए, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला, गोद प्रथा का मतलब है, इसे ही हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जानते हैं, या गोद निषेध सिद्धांत, ठीक ना, सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी जानते हैं, या इसे आपको जो है एक और इसका नाम है, बड़ा अच्छा नाम है, तो ये सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा आपको अपनाया जाता है। और इसके तहत अब प्रथम शिकार राज्य कौन था, प्रथम शिकार कौन हुआ था? तो इसका प्रथम शिकार सतारा था। और अंतिम कौन था? तो अंतिम जो था अवध था। अंतिम शिकार अवध का लॉर्ड डलहौजी ने किया था, कुशासन का आरोप लगा के 1856 में, और ये 1848 ईस्वी में। और झांसी को इसने कब मिलाया था? तो झांसी को 1853 ईस्वी में झांसी को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। ये बातें आप सब याद किए रहिए, ठीक ना। निष्क्रियता का सिद्धांत कुछ है, एक और नाम। उंगली के नाखून में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो उंगली के नाखून में कैरोटीन नामक आपको जो है प्रोटीन पाया जाता है, और इसी कारण नाखून जो है ये हमेशा बढ़ता रहता है। ये कैरोटीन नामक जो है प्रोटीन पाया जाता है नाखूनों में। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के संयोग को किस नाम से जाना जाता है? यह प्रश्न आप सबसे बड़े बार पूछा गया है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को किस नाम से जानते हैं? प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिकी ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा? तब आप बताइएगा कि इसे यांत्रिकी ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी के रूप में हम जानते हैं। स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बराबर यांत्रिकी ऊर्जा होता है, ठीक, ये बातें। नेक्स्ट देखो भाई, ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, जिसे हम इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर के नाम से जानते हैं, इसरो कहते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना जो है ये 1969 ईस्वी में इसके स्थापना हुई, ठीक ना। और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में आपको है। ये यूपी पुलिस शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से पढ़ाया गया है, आप इसे परचेज कर सकते हैं और आपके सुनहरे भविष्य के लिए बड़ा ही लाभकारी भी यह माना जाएगा, ठीक ना, बहुत लाभकारी भी है। नेक्स्ट देखो भाई, ये विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थान
आटाकामा मरुस्थल जो है ये आपको कहाँ स्थित है? तो आटाकामा मरुस्थल जो है दक्षिणी अमेरिका में है और ये दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है। ठीक, ये लीबिया में, चिली में, चीन में या सऊदी अरब में, तो चिली में जो है ये चिली जो है में है। रॉकी पर्वत के ढलान के नीचे का भाग जो है इसी पे आटाकामा मरुस्थल पाया जाता है। और दूसरा ये दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल का सबसे बड़ा मरुस्थल, ये बातें भी याद रखे रहिएगा। साथ साथ ही ये आटाकामा विश्व का सर्वाधिक शुष्क मरुस्थल, विश्व का सर्वाधिक शुष्क मरुस्थल के रूप में इसे जाना जाता है। ये बातें याद रखिए। नेक्स्ट, ये भारत के संविधान के मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो ये बताने की जरूरत नहीं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे जोड़ा गया था और ये इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। और मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भाग 4 का अनुच्छेद 51 क में आपको जो है 51 क, ठीक ना, ये 51 क में इसका उल्लेख है। और वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया, ठीक ना, संशोधन के तहत शामिल किया गया। ये बातें आप सब याद कर लीजिए, जान लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और नीचे सूचियों के कूट को देखिए। तो आल्हा जो है ये बुंदेलखंड में गाया जाता है, जबकि रसिया ये ब्रज क्षेत्र में, यानी दूसरे का पहला और तीसरे का दूसरा ऑप्शन तो मिल गया। बिरहा कहाँ गाया जाता है? तो आपको जो है ये बिरहा पूर्वांचल में, और कजरी कहाँ गाया जाता है? तो कजरी भैया अवध क्षेत्र में गाया जाता है, ठीक ना, ये अवध क्षेत्र में। तो इस तरह से आपको जो है पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा, चौथे का चौथा, ये आपको ऑप्शन संख्या 3 इज योर राइट आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट देखो, 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर हुआ करता था? तो उस समय ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर हैरसे का नाम सुने होंगे। विलियम हैरसे जो था यही आपको उस समय कमांडिंग ऑफिसर था। और 1857 के इस क्रांति के समय बैरकपुर छावनी से आपको मंगल पांडे, ठीक ना, मंगल पांडे जो कि बलिया के रहने वाले थे, ठीक ना, बलिया के रहने वाले थे, इन्हीं के द्वारा आपको विद्रोह किया जाता है। विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग जो है विद्रोह का तात्कालिक कारण बताया गया है, ठीक ना। तो ये बातें, ये सारी चीजें याद रखिए। ये 1857 का विद्रोह से और कई प्रमुख बातें, इसके मूल तिथि कब थे? तो विद्रोह के मूल तिथि जो है ये 10 मई 1857 है। ये और आप और ज्यादा, तो इस समय गवर्नर कौन था? तो इस समय का गवर्नर आपको जो है लॉर्ड कैनिंग हुआ करता था। कैनिंग गवर्नर जनरल के रूप में कैनिंग थे। यदि प्रधानमंत्री की बात की जाए, प्रधानमंत्री कौन था? तब आप लॉर्ड पामस्टन की बातें हो जाए। और यदि महारानी कौन थे? तो एलिजाबेथ प्रथम जो थे ये उस समय ब्रिटेन के महारानी हुआ करते थे। और इसका केंद्र कहाँ था? तो मुख्यालय दिल्ली से यह विद्रोह की शुरुआत होती है।
सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र माना जाता है। और शुक्र ग्रह के गर्म होने का कारण क्या है? तो शुक्र ग्रह के गर्म होने का कारण जो है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की मात्रा सबसे अधिक है। लगभग इसके वायुमंडल में 97% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। शुक्र ग्रह को सबसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं, चमकीला ग्रह के नाम से जानते हैं। इन्हें मॉर्निंग स्टार यानी भोर का तारा, भोर का तारा, इवनिंग स्टार यानी सांझ का तारा और पृथ्वी की जुड़वा बहन, जुड़वा बहन, ठीक ना। साथ ही साथ सौंदर्य का देवता भी कहते हैं, का देवता भी कहते हैं। इनका कोई उपग्रह नहीं है, इसका कोई उपग्रह नहीं है, यानी इनका कोई चंद्रमा नहीं है। ये बातें पृथ्वी का सबसे नजदीक का ग्रह, सूर्य से बढ़ते दूरी के आधार पर दूसरा ग्रह माना जाता है। चलिए नेक्स्ट, नितिन सर के हैंड रिटन नोट्स हैं, शानदार तरीके से इसे नितिन सर ने लिखा है और आप इसे परचेज कर सकते हैं। पानी का पीएच मान कितना होता है? तो जल का पीएच मान 7 होता है, ठीक ना। ये बातें आप याद रखिए, जल का, शुद्ध जल का मान 7 होता है। किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति को अपनाई थे? तो रक्त और लौह की नीति को बलबन के द्वारा अपनाया गया था और बलबन जो है इसका नाम जो था गयासुद्दीन बलबन था। क्या था? गयासुद्दीन बलबन के नाम से जाना जाता है इसे इतिहास में। इसकी शासनकाल की बात की जाए तो 1365 से लेकर आपको जो है 1265 से 1286 ईस्वी तक इसका शासनकाल कहा जाता है। इसके द्वारा आपको जो है नौरोज त्योहार प्रारंभ किया जाता है। नौरोज त्योहार ये पारसी त्योहार था। साथ ही साथ सिजदा एवं पैबोस, ठीक ना, पैबोस नामक नई प्रथा के ये शुरुआत करता है, शुरुआत इसी के द्वारा किया जाता है। इसने जिले जुलाहे के उपाधि धारण की। साथ ही साथ इसके द्वारा है जो है एक आपको महत्वपूर्ण बातें, जिले जुलाहे का तात्पर्य है कि राजत्व का सिद्धांत, ठीक ना, राजत्व का सिद्धांत का प्रतिपादन किया, यानी जो सुल्तान होता है ये ईश्वर का विशेष प्रतिनिधि होता है। इसी के तहत इसने एक शक्ति अर्जित की और फिर जिले जिलाही के उपाधि धारण करता है, ठीक। नेक्स्ट, 1760 ईस्वी का प्रसिद्ध बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों ने द्वारा किसके खिलाफ था? तो ये बांडीवास का युद्ध जो है ये कब लड़ा गया? तो 22 जनवरी 1760 ईस्वी को लड़ा गया। एक तरफ अंग्रेज थे, दूसरे तरफ फ्रांसीसी थे, ठीक ना, फ्रांसीसी। अंग्रेजों की ओर से आपको आयरकुट था, कौन था? आयरकुट। और फ्रांसीसियों की ओर से आपको काउंट डी लॉली जो था या लाली यही था, जिसमें आपको पराजय हुई और यहीं से जो है अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। ये प्रश्न के में आपको महत्वपूर्ण बातें हुई, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो वह क्षेत्र बिहार था। बिहार से आपको जो है सोरा और अफीम इन्हें प्राप्त होता था।
अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो इस प्रश्न का भी जवाब आपको बिहार होगा कि बिहार जो था अफीम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। वीडियो का शानदार क्लास आपको बुक है, इसे आप परचेज कर सकते हैं और आपके सुनहरे भविष्य के लिए ये काफी लाभदायक भी सिद्ध होगा। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुने जाने वाला पहला हिंदी साहित्य भाषा का उपन्यास कौन बन गया है? तो टॉम ऑफ सैड। ये टॉम ऑफ सैड जो है ये पुस्तक गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? गीतांजलि श्री के द्वारा ये लिखा गया है। और ये इसका यदि बात की जाए तो इसका हिंदी में जो रचना है, हिंदी में इसे क्या कहते हैं? तो ये आपको हिंदी में इसका नाम जो है रेत की समाधि। ये क्या है? तो रेत की समाधि, रेत के समाधि ये। और इसका अंग्रेजी अनुवाद एक ब्रिटिश व्यक्ति के द्वारा किया गया, जिनका नाम आपको जो है जी रॉकवेल के द्वारा, केजी रॉकवेल, ठीक है ना, केजी रॉकवेल ने इसे अंग्रेजी में अनुवाद किया। केजी रॉकवेल ने अंग्रेजी में अनुवाद किया, ठीक ना, अंग्रेजी में अनुवाद किया। और आप सबको बता दें ये अनुवाद करते हैं अंग्रेजी में, और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है दोनों के बीच आधा आधा बांट दिया जाता है, ठीक ना। ये गीतांजलि श्री ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ की ही रहने वाली है, ठीक ना। इनके कई महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, कई इन्हें पुरस्कार भी दिया गया है। हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया गया है? तो रूस को आपको संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार से निलंबित कर दिया गया है। ये बातें आप सब याद रखे रहिए। और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के स्थापना 15 मार्च जो है एक काउंसिल, इसके स्थापना की बात की जाए तो 15 मार्च 2006 ईस्वी को हुआ है। 15 मार्च 2006 को इसके स्थापना हुई है और इससे रूस को बाहर कर दिया गया है। चूंकि रूस के द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण किया गया और जो है निर्दोष नागरिकों की जबरदस्त तरीके से हत्या हो रही है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो जब वह दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाए और राष्ट्रपति का अंतिम हस्ताक्षर यानी राष्ट्रपति अपनी चिड़िया बैठा दे तो वह विधेयक क्या हो जाता है? अधिनियम के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यानी राष्ट्रपति चिड़िया बैठाने का मतलब अपना हस्ताक्षर अंतिम रूप से कर दे तो वह विधेयक अधिनियम के रूप में परिवर्तित हो जाता है। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी संसद के कार्रवाई में भाग लेने का अधिकारी होता है? तो वह होता है अटॉर्नी जनरल, जिसे महालेखा नियंत्रक परीक्षक के नाम से जानते हैं। यही सदन में भाग ले सकता है। साथ ही साथ में आपको गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन के कार्रवाई में भाग लेता है, वही बात है ये आपको महान्यायवादी है। महान्यायवादी का उल्लेख आपको किसमें किया गया है? तो उल्लेख इसका अनुच्छेद 76 में किया गया है। लेकिन ये संसद के किसी सदन में भाग किस अनुच्छेद के तहत लेता है? तो बताइएगा अनुच्छेद 88 के तहत यह किसी भी सदन में भाग लेता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा। ये आपको देश का सर्वोच्च या प्रथम एडवोकेट होता है, वकील होता है, ठीक है ना। देश का पहला वकील के रूप में इसे जाना जाता है। तो आप सबके साथ बड़ा ही महत्वपूर्ण आपके साथ बीता, इसके लिए आप सबको शुक्रिया। नमस्कार, शुभ संध्या, आपका दिन मंगलमय हो और रात्रि भी मंगलमय बीते। और कल फिर मिलते हैं इसी समय शानदार महत्वपूर्ण श्रृंखला के साथ। जय हिंद, जय भारत।